नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न जीएस के चौथे पेपर से संबंधित है, जिसको आप सामान्य तौर पर इथिक्स का पेपर कहते हैं। चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा, मेन टॉपिक यही है। एक नैतिक दुविधा क्या है। सरकारी संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की नैतिक दुविधाओं का उल्लेख कीजिए तथा उनके समाधान के उपाय भी सुझाइए। उत्तर लिखने से पहले आपके दिमाग में ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि प्रश्न के कितने डायमेंशंस हैं, या प्रश्न के कितने हिस्से हैं, या प्रश्न में किन किन चीज़ों की ओर इशारा किया गया है। अगर आप ये बात पकड़ लेते हैं तो आप बहुत संतुलित उत्तर लिख पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक ही हिस्से पे आप हो सकता है कि पूरी कॉपी भर दें, मतलब जितना पेज मिला है सब इसी से भर जाए कि नैतिक दुविधा समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से। समझ रहे हैं ना। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। उत्तर लिखने की शुरुआत इसी बात से होती है कि आपने प्रश्न को ठीक से समझा है कि नहीं समझा है। आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप कहीं और बह जाएंगे, कुछ और लिख के आ जाएंगे और नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये समझिए, मैंने 3 जगह गोले बनाए हैं। नैतिक दुविधा क्या है, उल्लेख करना है कहाँ पे, सरकारी संस्थाओं में जो नैतिक दुविधाएं हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना है, और इन दुविधाओं से कैसे निपटा जा सकता है, इनका समाधान क्या हो सकता है। 3 चीज़ें। अब सामान्य तौर पे आपको पता है कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद से मेन बॉडी पे आते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे कि आप यहीं से शुरुआत करिए, अलग से इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंट्रोडक्शन में कोई नई बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाएं, जब भी, चाहे जीएस पेपर 4 हो या कोई और पेपर हो, जब भी कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें टॉपिक के समझ की डिमांड है, कि जैसे मान लीजिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, अब इसमें आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत इसी बात से करिए कि नैनो टेक्नोलॉजी ये है, ठीक है। वैसे ही नैतिक दुविधा क्या है, इसी से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को शायद नहीं समझ में आएगा, जिनके पास पीडीएफ नोट नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है शायद नहीं जानते हैं। देखिए नैतिक दुविधा का सीधा सा मतलब ये है कि 2 ऑप्शंस हैं आपके पास और दोनों नैतिक ऑप्शन है। दुविधा नैतिक है, देख रहे हैं। दुविधा का मतलब ही होता है कि ये 2 रास्ते हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप जाएं किधर, समझ रहे हैं ना। और किसी न किसी एक पर जाना ज़रूरी है। अगर आप इधर जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये छूट जाएगा, इधर जाएंगे तो ये रास्ता छूट जाएगा। तो ऐसे ही 2 नैतिक विकल्प आपके सामने हैं और उनमें से किसी एक को ही चुनना है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कोई एक चुनना है। और एक जब आप चुन लेते हैं तो फिर भी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि जो छूटा है वो भी एक नैतिक इशू था, नैतिक मुद्दा था, उससे भी नैतिक पक्ष जुड़े हुए थे, तो पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसे सिचुएशन में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि यह व्यक्ति नैतिक दुविधा में है। हम पड़ जाते हैं तो हम नैतिक दुविधा में है। जैसे सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल एक छोटा सा है कि नहीं, ये जो मैं एग्जांपल देने जा रहा था ये नेगेटिव चीज़ है। चलिए हम एथिक्स की बात पढ़ रहे हैं ना, तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आगे चल के आपको काम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा था कि जैसे एक लड़के ने शादी की, पत्नी कह रही है कि तुम या तो मेरे साथ रहो या फिर अपने सास के साथ रहो, दोनों में से कोई, मतलब अपनी मम्मी के साथ रहो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनो। अब इसमें आप सोचेंगे कि ये इसमें नेगेटिव क्या है। देखिए मैं थोड़ा सा, मुझे पता है कि मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नैतिक दुविधा ही। अभी आंसर पे आएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, बड़े बड़े टीचर्स ये एग्जांपल देते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इसमें दिक्कत ये है कि इस एग्जाम्पल में हम एक पत्नी को नेगेटिव किरदार में दिखा रहे हैं। हम बहुत सारी समाज में ऐसी बातें करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं जिसमें हम देखें तो पता चलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये बना हुआ है, पैटर्न बन गया है। यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि जो पत्नी है वो समझ नहीं रही है, उसके अंदर नैतिकता नहीं, उसने सीधे एकदम सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा है पति को, या तो मेरे साथ रहो या अपनी माँ के साथ रहो। ये यहाँ पे हमने विलन बना दिया जाने अनजाने में। अब सारी पत्नियाँ ऐसी नहीं होती, सही बताएं तो 99% पत्नियाँ ऐसी नहीं होती, लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना, इस तरह के जो जोक होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो नेगेटिव होता है। अच्छा हुआ कि ये ध्यान में आ गया, मैंने इसको बता दिया। तो ये एग्जाम्पल जो है आप लिखें भी नहीं, अगर एग्जामिनर समझदार है
तो वो पकड़ लेगा कि आपकी सोच महिलाओं के प्रति क्या है। समझ रहे हैं ना, ये गड़बड़ है। चलिए एक दूसरा, खैर यहाँ भी नैतिक दुविधा है, पति के पास नैतिक दुविधा है, क्योंकि पत्नी, अब पत्नी की जिम्मेदारी है उनके साथ जीवन निर्वाह करना है, साथ में जीना है, तो नैतिकता भी है और एक जिम्मेदारी भी है। माता के साथ भी नैतिकता है, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो क्या चुनेंगे? लेकिन ये आप लिखिएगा मत, मैंने बताया क्यों नहीं लिखना। दूसरी दुविधा, चूँकि सरकारी संस्थाओं की बात आ रही है तो इसी के तहत एग्जाम्पल भी लेंगे तो क्वेश्चन के ज़्यादा करीब आप जाएंगे। अब जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको आप उत्तर में लिख सकते हैं कि सरकारी संस्थाओं में क्या क्या नैतिक दुविधाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, और आपका कोई जूनियर अधिकारी है और उसने भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार में पता चला कि 10, 20, 30 जो भी है इतने हज़ार रुपए का घूस लिया था, उस पर कार्रवाई होगी। और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी नौकरी चली जाए, और ये आपके हाथ में है, उसे नौकरी से निकालना आपके हाथ में है, नियमों के अनुसार उसे नौकरी से निकालना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि इस व्यक्ति के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि यह बहुत गरीब है, अपने घर में इकलौता कमाने वाला है, इसकी बहन की शादी नहीं हुई है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, पैसे की दिक्कत रहती है, ये समस्याएं आपको पता है। अब आपके सामने एक नैतिक दुविधा है। आपकी पहली नैतिकता ये बनती है कि भाई आप पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करें, इन बातों को किनारे रखते हुए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है सबके लिए कानून बराबर है। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति का रोजगार चला जाएगा, इससे उस पर निर्भर 3 लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। समझ रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति अपने आप को दुविधा में पाता है कि क्या करें, कोई रास्ता निकाला जाए, ऊपर के अधिकारियों से बात किया जाए, कैसे किया जाए, वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए कुछ समय के लिए। समझ रहे हैं? तो ये दिमाग में बातें आने लगती हैं। ये नैतिक दुविधा क्या है। एक और बात देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है अधिकारी ही, और उसके खिलाफ जो है कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और आप जानते हैं कि उसने भ्रष्टाचार किया, आपको बाद में पता चला है कि हाँ उसने भ्रष्टाचार किया, बाकी किसी को नहीं पता चला है, और आपको बुलाया जा रहा है कि बताइए, गवाही दीजिए कि क्या आपको पता है इस मामले में ये इन्होंने ऐसा ऐसा किया था। आपके मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी दुविधाएं आती हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सीधा सीधा भाई कौन देखने जा रहा है, हम तो कर देंगे ऐसे ही, मतलब दोस्त को बचाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं। 1 मिनट रुकिए। खैर ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप इसमें क्या फ़ैसला लेते हैं। दुविधाएं देखिए क्या क्या है। तो ये भी हो सकता है। ऐसे ही आप 2-3 एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्क कल्चर है। वर्क कल्चर का मतलब ये है कि ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं और अच्छे से स्वस्थ कल्चर है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब लोग समय से आते हैं, अपना काम करते हैं, ईमानदारी से सब कुछ है, ये अच्छा वर्क कल्चर है। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी संस्थाओं का वर्क कल्चर आप देख लीजिए। तो ऐसे में क्या है कि आपके बहुत सारे ऐसे कलीग हैं, ऐसे साथ में काम करने वाले अधिकारी हैं जिनके साथ बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध भी हो गया है, साथ में काम करते करते एक तरह की दोस्ती हो गई है। लेकिन धीरे धीरे आप पाते हैं कि वर्क कल्चर ख़राब हो रहा है। बैठ के बातचीत खूब होती है, इधर उधर की बातें होती हैं, काम पर ध्यान नहीं दिया जाता, समय पर फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जाती, ये चीज़ें आप देख रहे हैं। और सबके साथ अच्छी दोस्ती है। अब आपके पास एक नैतिकता की बात ये भी है, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है कि आप वर्क कल्चर में क्या योगदान दे सकते हैं बेहतर बनाने में, ये करें अपने लेवल पे। दूसरी बात ये कि अगर इनसे कहेंगे भैया फाइल दर्ज थोड़ा जल्दी कर दीजिए या फिर इतनी बातें मत किया करिए, तो इनको बुरा लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई, और भी आप सोच सकते हैं कि कई तरह की नैतिक दुविधाएं सरकारी संस्थाओं में भी हैं, और भी है। टैक्स के लेवल पे आप देखेंगे, और राजनेताओं के साथ संबंध को देखेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां, फिर प्रशासनिक काम, इन सबको देखेंगे। हर जगह कहीं ना कोई दुविधा दिख जाएगी। तो आप इसमें ज़्यादा कहानी नहीं लिखना, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इनका एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्जामिनर समझेगा कि आपको कितनी समझ है नैतिक दुविधा की, कितनी व्यवहारिक समझ है, किताबी समझ नहीं। इथिक्स में सबसे खास बात यही है कि अगर आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने तरीके से, अपने भाषा का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत हल्की फुल्की भाषा है, उल्टे सीधे शब्द, ये नहीं, मतलब जितनी आसान भाषा में अपने तरीके से लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब बात आती है कि भाई नैतिक दुविधा तो हो रही है, उपाय क्या है? उपाय क्या हो सकता है ऐसी नैतिक दुविधाओं का? देखिए पहली चीज़ ये है, उपाय में आप लिख दीजिएगा, ये बहुत अच्छा माना जाएगा कि
नियम स्पष्ट होने चाहिए। कई बार नैतिक दुविधाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं होती कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि इस सिचुएशन में कोई परिस्थिति आई तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। नियम जब स्पष्ट नहीं होंगे तो दुविधा में आदमी फंसेगा। जब नियम एकदम स्पष्ट हैं और ये भी पता है कि कोई नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो दुविधाएं काफ़ी हद तक सीमित हो जाएंगी, पहली बात। इसके अलावा आप देखिए, जब दुविधाएं पड़ ही गई, मान लीजिए कि आपके पास विवेकाधिकार है किसी मुद्दे पे निर्णय लेने का, मतलब नियम नहीं है, आप खुद से, नियम होंगे भी तो उतने स्पष्ट नहीं है, आप खुद से फैसला कर सकते हैं। दो रास्ते आपके पास हैं। तो जब भी आप देखिए, आप सिविल सेवा में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, तो जब नैतिक दुविधाएं हों आपके सामने तो हमेशा उस विकल्प को चुनिए जिसमें सर्वोत्तम हित है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका नुकसान कर दें। नैतिक दुविधाओं में नुकसान की बात उतनी अभी नहीं होती है, हालांकि फ़ायदे की बात ज़्यादा है। तो आप जो सर्वोत्तम हित है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, ऐसा भी बैलेंस बना सकते हैं कि दूसरे पक्ष को भी नुकसान ना हो। बस ये है कि आपने इस पर काम नहीं किया, आपने इसको चुना लेकिन इसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इधर ज़्यादा लाभ हुआ। ज़्यादा जनता को लाभ हो, ज़्यादा सरकार को, ज़्यादा मतलब ओवरऑल देश के हित में देश के हित को ध्यान में रख के आप फैसला लेंगे तो दुविधाएं होते हुए भी आप सही ट्रैक पे हैं, आप एक अच्छे प्रशासक हैं। तो ये बातें, इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं इसके उपाय में, और कंक्लूजन भी आप मान सकते हैं कि लगभग यही है। यहाँ से आप अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मुश्किल से 150 शब्दों के, 200 शब्दों के शायद ही आते हैं, 150 शब्द में लिखना होता है। तो ये प्रश्न का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आराम से आप इसे इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, इसे मेन बॉडी बना सकते हैं और इसे कंक्लूजन बना सकते हैं, क्योंकि आप उपाय बताते हैं। अगर ये उपाय नहीं भी पूछा गया होता ना, तब भी आप ये बातें बताते और वो कंक्लूजन हो जाता। ठीक है जी। तो बस आज के प्रश्न के उत्तर के बारे में इतनी सी बातें हैं, आप इसका उत्तर लिखिएगा। और एक और बात मैं बताऊँ, बहुत सारे दोस्त नए जुड़ते रहते हैं लगातार, तो एक प्लेलिस्ट बनी है आंसर राइटिंग की, वहाँ पे ये प्रश्न और उत्तर तो हैं ही, आंसर राइटिंग से संबंधित कुछ और वीडियोज़ हैं जिनमें शायद एक नाम क्या था, ऐसे ट्रेन योर ब्रेन, इस टाइप का एक सीरीज़ मैंने चला दिया था 1 हफ्ते। उसमें बेसिक से बताया गया कि आंसर राइटिंग की 0 से शुरुआत करके आप हाई लेवल तक कैसे जाएंगे। आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और उससे लाभ लीजिएगा। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।